मैं मानता हूं कि लाइफ में नाम कमाने के लिए या अच्छा करने के लिए लीग से हट करके कुछ डेयरिंग काम करने पड़ते हैं। क्योंकि मैं उस ब्रांच में पहले सर्व कर चुका था, नेटवर्क मुझे मालूम था सत्य में, तो मैंने उसमें इन्वेस्टिगेशन करवाया और इन्वेस्टिगेशन करवाने पे मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल, क्योंकि वो जो अधिकर्ता थे, बहुत सम्मानित अधिकर्ता थे, वो पूरा का पूरा एक फर्जरी का केस था। और एलआईसी में अगर एक बार आपके नाम के आगे VIZ डॉट नंबर पड़ गया तो अगले 3-4 साल जब तक कि वो पूरा मतलब तहकीकात नहीं हो जाता है, सजा नहीं मिल जाती है, मान लिया जाएगा कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तब तक आप सफर करेंगे। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है डेयरिंग, हिम्मत या फिर रिस्क लेना। आज हमारे साथ में मिस्टर मनोज पांडे जुड़े हैं, जो कि जिनका जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन फिर आगे चलकर वो देश की सबसे बड़ी कंपनी LIC के ओमान में नेशनल ऑपरेशन हेड बने। मिलते हैं मिस्टर मनोज पांडे जी से और उन्होंने अपनी जिंदगी में सक्सेस को हासिल करने के लिए किस प्रकार की डेयरिंग ली, हिम्मत ली या रिस्क ली, उसके बारे में जानते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी जिंदगी का ये हिस्सा हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा और इससे हमें बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। मनोज जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू रंजीत जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। तो मनोज जी, ये जो आपकी जिंदगी रही, बिहार के एक छोटे से गांव से आप निकले और जो है जिंदगी के कई सारे पड़ावों को पार करते हुए आप देश की सबसे बड़ी कंपनी LIC के ओमान में जाकर नेशनल ऑपरेशन हेड बने, तो क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मूवमेंट आया जो आपको ऐसा लगता है कि ये बताने योग्य है कि यहाँ पर मैंने एक बड़ी रिस्क ली हो टुवर्ड्स द सक्सेस? देखिए, ओमान में नेशनल हेड होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। LIC सेटअप में बहुत लोगों की फॉरेन में पोस्टिंग होती रहती है और शायद लेकिन पांडे जी, बिहार का वो ऐसा व्यक्ति, छोटे से गांव का व्यक्ति, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन फिर है, बहुत लोग जाते हैं तो फॉरेन में पोस्टिंग होने के लिए ऑफकोर्स ट्रेनिंग होती है और जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जिनमें कुछ पोटेंशियल देखा जाता है, उन्हें ही फॉरेन में पोस्टिंग की जाती है। तो उस लिहाज से ऑफकोर्स ये एक अचीवमेंट था, मैं इसे डिनाई नहीं कर पाता हूँ। मेरा कैरियर अभी 32 साल का है और इसका 2 भाग में बटा हुआ है। शुरू के 20 साल मैंने लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया और पिछले 12 सालों से मैं एकेडमिक लाइन में हूँ, एक प्रोफेसर के रूप में बीमटेक में काम कर रहा हूँ। तो पहला, चूंकि आपका जो चैनल है इंश्योरेंस फोकस्ड है, इसलिए मैं अपनी उस पहले जिंदगी के पहले हाफ में जो एक घटना हुई, जिसका कि सक्सेस आप पता ना उसको आप कैसे लेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि लाइफ में नाम कमाने के लिए या अच्छा करने के लिए लीग से हट करके कुछ डेयरिंग काम करने पड़ते हैं। वो आपका डेयरिंग करने का जो जज्बा होता है, वो आपकी अपनी पर्सनालिटी में इनबिल्ट होता है, आपके संस्कारों से आ सकता है कि माँ बाप ने या गुरुजन ने क्या आपको शिक्षा दी है। तो मेरे जिंदगी में एक घटना ऐसी है, लेकिन उसका कोई बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं लर्निंग वाली बात है, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूं, कहीं ना कहीं कुछ लर्निंग पॉइंट में जरूर लाना चाहूंगा। देखिए, जिंदगी में 2 चीजें, 2 वर्ड हम लोग बड़ा ही इंटरचेंजेबली सुनते हैं, इथिक्स एंड मोरालिटी। देखिए, अक्सर लोग समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों एक चीज होता नहीं। इथिकल चीजें वो होती हैं जो नियम कानून से चलती हैं और अगर आप नियम को फॉलो कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इथिकल कंडक्ट। मोरालिटी वो होती है कि कभी कभी आप इथिकल काम कर भी रहे हो, नियम से भी काम कर रहे हो, तब भी आपका दिल आपको गवाही नहीं देता है कि आप ये करो। फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए, एक वकील का जो प्रोफेशन है वो क्रिमिनल को डिफेंड करता है, अच्छी तरह जानते हुए कि मेरा जो क्लाइंट है, मेरा जो मुवक्किल है, उसने क्राइम किया है, फिर भी उसको बचाने की कोशिश करता है। वो करना उसका इथिकल कंडक्ट है, क्योंकि उसको वही काम करना है, नियम कानून के तहत करना है। लेकिन अगर वो वकील भी अंदर से फील करता है कि ये क्लाइंट ने थोड़ा ज्यादा ही बदमाशी कर दी है, तो वो उसका कहीं ना कहीं उसका मोरल इश्यू होगा। मेरे लाइफ में एक ऐसा मुद्दा आया जहां मुझे एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना पड़ा और वो डिसीजन गलत अगर हो जाता, अगर मेरे अगेंस्ट में जाता, तो मेरा कैरियर चौपट हो जाता। तो मैं आपको उसकी, और इंश्योरेंस से जुड़ा है, LIC से जुड़ा है, क्योंकि ये सेंसिटिव चीज है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी ब्रांच का नाम नहीं, मैं कहानी आपको बता दूं। मैं LIC के एक बहुत बड़े ब्रांच में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था और मेरे पास क्लेम, पॉलिसी सर्विसिंग, सैलरी सेविंग स्कीम, जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है, उसका मैं हेड था। और वो ब्रांच उस वक्त LIC की 9th सबसे बड़ी ब्रांच हुआ करती। तो मैं उस शाखा में 3 साल एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहा।
फिर मुझे मार्केटिंग साइड में ब्रांच मैनेजर बना करके एक दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया। और कुछ ऐसा हुआ कि फिर 2 साल बाद मुझे उसी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर बना करके वापस बुला लिया। जब मैं वापस आया तो आने के दूसरे दिन ही एक सीनियर अभिकर्ता मेरे पास आए, उन्होंने कंप्लेन किया कि मेरा काम नहीं हो रहा। जब मैंने अपने अधिकारियों से पूछा कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मुझे जो फाइल दिया और जो फीडबैक दिया उससे साफ झलक रहा था कि इस मामले में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो क्लेम का एक फाइल था, फाइल क्लेम का फाइल। क्योंकि मैं उस ब्रांच में पहले सर्व कर चुका था, नेटवर्क मुझे मालूम था सब जगह, तो मैंने उसमें इन्वेस्टिगेशन करवाया और इन्वेस्टिगेशन करवाने पे मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। क्योंकि वो जो अधिकर्ता थे, बहुत सम्मानित अधिकर्ता थे, वो पूरा का पूरा एक फर्जरी का केस था। मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये सम्मानित अभिकर्ता जो कि LIC से 40 साल से जुड़े हैं ऐसा भी काम कर सकते हैं। एनीवे, मुझे डाउट हुआ क्योंकि ये तो मैंने उनकी पुरानी फाइलों को भी खुलवाया और खुलवाने के बाद तो और दिक्कत हो गया, क्योंकि ये जो केस हमने रोका था, हमारे अधिकारियों ने रोका था, वो उनके फर्जरी के सीरीज का 7वां केस था। यानी इसके पहले वो 6 क्लेम ले चुके थे फर्जरी पर। जब मैंने पूरी फाइल मंगवाई तो पता चला उस 6 क्लेम जो पहले पेमेंट हो चुके थे, उसमें से 3 क्लेम तो उस पीरियड के ही थे जिस पीरियड में मैं खुद हेड करता था उस डिपार्टमेंट। अच्छा। यानी मेरे दस्तखत से ही 3 क्लेम पेमेंट हुए थे। अब मेरे साथ डिलेमा ये था कि अब इस केस का किया क्या है। जब मैंने अपने अधिकारियों को बुलाया, ब्रांच मैनेजर के साथ एक ब्रांच मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसमें सारे जो डबल एओ होते हैं उसके मेंबर होते हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया। मीटिंग में तो सबने कहा हाँ इसको बिल्कुल FIR होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन मीटिंग के बाद जो कुछ लोग सीनियर थे, जो मेरे शुभचिंतक भी थे, मेरी एज उसमें मुश्किल से 38 साल रही होगी, मेरा कैरियर बहुत आगे था, उन्होंने मुझे फोन करके, तब मोबाइल फोन भी आ गया था, उन्होंने मुझे शाम को बोला कि मनोज जी, आप युवा हैं, आप अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं, लेकिन कभी कभी आदमी को अपने दिल की बात को नहीं सुनना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए। क्योंकि ये जो केस है, अगर आप इसको इनिशिएट करेंगे तो ये एक विजिलेंस केस बनेगा LIC में। और विजिलेंस का मतलब ये होता है कि चूंकि उस 7 केसों को देखा जाएगा, उस 7 केस में 3 केस में तो आपका खुद का दस्तखत है, तो आप भी विजिलेंस के रिंग में आएंगे। और LIC में अगर एक बार आपके नाम के आगे VIZ डॉट नंबर पड़ गया तो अगले 3-4 साल, जब तक कि वो पूरा मतलब तहकीकात नहीं हो जाता है, सजा नहीं मिल जाती है, मान लिया जाएगा कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तब तक आप सफर करेंगे। आप ऑलरेडी प्रमोशन जोन में है, अगले साल आपका प्रमोशन होना है, तो आप चुपचाप ये जो केस आपके सामने आया इसको निपटाइए, इसका क्लेम पेमेंट मत कीजिए, गड़े मुर्दों को मत उखाड़िए, क्योंकि उन सारे केसेस का ऑडिट भी हो चुका है, वो सारे केसेस बंद हो चुके हैं। डोंट डू इट, अदरवाइज यू आर डिगिंग ए ग्रेव फॉर योर कैरियर। हमको सर, हमारे जो फादर को ले थे लोग, उन्होंने मुझे फोन करके बोला, बाद में बात छिपती नहीं है, बाकी लोगों ने भी मुझे बोला कि ऐसा आप मत करो। लेकिन वही बात है, जैसा कि मैंने कहा, संस्कार आपको क्या मिले हैं, आपका इनर स्ट्रेंथ क्या है। मुझे लगता था यार मैं LIC से सैलरी लेता हूँ, LIC के साथ एक घपला हुआ है और मुझे मालूम है, नहीं मालूम था तो नहीं मालूम था, लेकिन जब मालूम हो गया तो मेरा ये फर्ज बनता है कि इस पैसे की रिकवरी करवाई जाए, और नहीं भी रिकवरी वो तो अलग बात है। इस केस को छिपाना कंसस के खिलाफ जाना। अगर मैं चुप रहता तो आई वॉज इथिकली करेक्ट। मुझे क्या लेना देना है किसी गरे मुद्दे उखाड़ने की, जिसका कि ऑडिट इंस्पेक्शन सब हो चुका है। बट मोरालिटी, माई कंसस वाज सेइंग नो, आई कैनॉट डिच माई ऑर्गेनाइजेशन विच इज गिविंग माई लाइफ, मेरी सैलरी, मेरा खानदान चल रहा है। और शायद ये आप कह सकते हैं माँ बाप का दिया हुआ संस्कार हो। 3 दिन रंजीत जी मुझे नींद नहीं आई, आगे कुआं पीछे खाई, करता हूं तो विजिलेंस में जाता हूं और कैरियर चौपट, कम से कम 4-5 साल प्रमोशन नहीं हुआ। अगले साल मेरा प्रमोशन ड्यू था जो बाद में हुआ, और नहीं करता हूं तो अपना जो जज्बात है उसको मैं धोखा दे रहा हूं, अपने कंसस के अगेंस्ट में लड़ रहा हूं। घर में भी मेरी माँ, मेरी वाइफ परेशान थी, क्या कि आपको हुआ क्या है, मैं किनसे बताऊं, उनसे तो मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन फिर मैंने कहा कि चाहे जो भी हो, मैं इस केस को आगे ले जाऊंगा। और फिर मैंने एक दिन में जल्दी ऑफिस आया, इसलिए कि जब ऑफिस आवर चालू होने के बाद टाइम नहीं मिलता था जब ब्रांच में, मैं 8:30 बजे ऑफिस आकर के उस केस को बना करके, और उस जमाने में इंटरनेट आ गया था, ईमेल चालू हो गया था, मैंने अपने सीनियर डिवीजन मैनेजर को मेल कर दिया कि इस तरह की घटना हुई है और इस पर कृपया आप विजिलेंस का एंगल बनाएं। ठीक है, अब जो बात है डेयरिंग वाली, मैंने वो डेयरिंग काम किया था, लेकिन
सौभाग्य की बात ये थी कि हमारे जो सुपीरियर थे उनको मेरे बैकग्राउंड के बारे में मालूम था, उनको उस घटना मतलब उस ब्रांच के बारे में भी मालूम था। मेरा आज वो शायद मैं उनको भेजूंगा एपिसोड, ये मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने अपने तरफ से जरूर प्रिकॉशन लिए होंगे। जब उन्होंने इस पूरे फाइल को जब उन्होंने सेंट्रल ऑफिस भेजा, वहां विजिलेंस का केस रजिस्टर हुआ, उसकी तहकीकात हुई, लेकिन अगले साल जब प्रमोशन हुआ तो मेरा प्रमोशन में नाम था, यानी मेरे चरित्र पे, मेरे कैरियर पे दाग नहीं लगा। लेकिन मैं यहाँ एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, डेयरिंग होना अच्छी बात है, लेकिन डेयरिंग के पीछे आपका अपना कन्विक्शन होना चाहिए। मतलब बिना मतलब का कूद फान करना, डेयरिंग शो करना इज नॉट गुड। आई वॉज वेरी कन्विंस्ड कि मैंने गलत नहीं किया था जब मैं उस फाइल पर दस्तखत किया था, और मेरा एक कन्विक्शन था कि नहीं, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इस चीज को सामने लाऊं। और फिर मैं एक और प्रिकॉशन देना चाहूंगा, कॉशन, बल्कि डेयरिंग होने के लिए और उसमें सफल होने के लिए ये भी जरूरी है कि आपका जो इकोसिस्टम है वो आपके सपोर्ट में हो। मैं धन्यवाद फिर देना चाहूंगा हमारे जो सुपीरियर बॉसेस थे, चाहे वो डिविजनल ऑफिस के हो, चाहे जोनल ऑफिस के हो, मैं तो उसमें ब्रांच ऑफिस में था, या सेंट्रल ऑफिस के थे। उन्होंने कहीं ना कहीं देखा होगा कि ये बंदा जो खुद इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व मतलब दस्तखत करके वो खुद इस केस को सामने ला रहा है, कहीं ना कहीं सच्चाई थी, क्योंकि पेपर इतने क्लीन थे रंजीत जी कि आप उंगली नहीं उठा सकते। भाई कोई भी अधिकारी ब्रांच में पेपर पे डील करता है, डेथ क्लेम सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, प्रपोजल फॉर्म सही होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट। ये फर्जरी करने वाले काम बहुत अच्छा ढंग से करते, इसमें कहीं दो राय। डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल, बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल, सब कुछ ओरिजिनल। तो ये एक डेयरिंग काम था जो मैंने किया, और आई वॉज लकी एनफ टू सर्वाइव, लकी एनफ टू गेट सपोर्ट ऑफ माई बॉसेस। और उससे ये जरूर हुआ कि फिर उस संदर्भ में मैं ये नहीं कहता कि उसके कारण मेरा कोई प्रमोशन हुआ, क्योंकि LIC सेटअप में प्रमोशन तो बैच वाइज होता है, बाकी दोस्तों का हुआ, मेरा भी हुआ, लेकिन पहली बार नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उससे जो एक इज्जत मिलती है समाज में, आपके लोकेलिटी में, लोग मानते हैं कि भाई आउटराइट ऑफिसर है, ये बहुत अच्छे आदमी है, बहुत मतलब क्या कहा जाए, बिहार के भाषा में लोग कहते हैं दमदार आदमी है। तो उस तरह का सफलता को अगर आप मानते हैं तो मैं मानता हूँ कि ये मेरा जो डेयरिंग काम था वो मेरे सफलता के लिए हो सकता है कि उस तरह के काम करने के कारण ही मुझे फॉरेन पोस्टिंग भी मिली। इस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है, तो शायद मेरे उस आगे के करियर में वो हेल्प भी किया। फैंटास्टिक मनोज जी, वाकई में बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी रही है आपने ये जो बताई है। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में कामयाबी जो है वो सिर्फ धन और दौलत का ज्यादा आ जाना ही नहीं है, बल्कि अपने सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा लेना, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो आपकी इस डेयरिंग की वजह से आप अपने सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ा पाए। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, बहुत ही सही है जो वर्ड यूज किया, सेल्फ एस्टीम वाली बात जो आपने लाई। यस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई दैट डेयरिंग एक्टिविटी, इवन टेकिंग ए चांस ऑन जियोपार्डाइजिंग माई कैरियर में LIC। तो मुझे भी बहुत सेटिस्फेक्शन होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं। पांडे जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो शायद मैंने आपको पहले नहीं बताई। दरअसल इस प्रकार से किसी भी जिंदगी में कोई भी बड़ा काम करना है तो उसके लिए डेयरिंग की जरूरत होती है, उसके लिए रिस्क की जरूरत होती है, और अगर बिजनेस में भी हमको आगे बढ़ना है तो डेयरिंग और रिस्क लेने की जरूरत पड़ती है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर या कोई भी बिजनेस ओनर हो, पांडे जी, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए BITV ने एक साइंटिफिक टूल तैयार किया है जिसका नाम है BITV गोल्ड मेंबर। और ये BITV गोल्ड मेंबर किसी भी बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी देता है साइंटिफिकली BITV के साथ अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे लेके जाने की। एनीवे, ये पूरा टूल क्या है अगर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं तो मनोज पांडे जी के साथ मेरा एक दूसरा वीडियो आने वाला है, उसके अंदर इस टूल के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, BITV गोल्ड मेंबर के बारे में। पांडे जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपकी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे साथ में शेयर करने के लिए। So thank you very much for inviting me and all the best for your new tool, Rajesh. थैंक यू मनोज पांडे। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।